बड़ा सवाल है कि क्या 2024 की जंग हिंदुत्व के मुद्दे पर तय दिख रही है। आइए देश के बड़े राज्यों के संदर्भ में समझते हैं कि कहां हिंदुत्व कार्ड कितना असरदार दिखता नजर आ रहा है, कैसे इसका प्रभाव अलग अलग जगहों पर है। बिग वॉल के माध्यम से इस कार्ड का असर हम देखने की कोशिश करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करते हैं समीर कि क्या 2024 में इसका कोई रिफ्लेक्शन होगा। आपकी तरफ दिख रहा है मुझे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, बिल्कुल, और गुजरात और असम को भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो पहले से मुद्दा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में नजर आता है, लेकिन गुजरात और असम में भी हिंदुत्व कार्ड के मुद्दे पर 2024 में लाभ और हानि, नफा नुकसान तय है। बिल्कुल। और देखिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करें, दक्षिण के राज्य हैं जहां पर मुद्दा तो बन सकता है, लाभ हानि यहां पर संभव है, लेकिन इसको लेकर उतनी स्थिति स्पष्ट नहीं जैसा कि पहले के राज्यों में थी। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मुद्दा होगा, कुछ हद तक लाभ हानि भी मुमकिन है हिंदुत्व कार्ड पर। और चलिए अब कर्नाटक की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो कर्नाटक में तो यह मुद्दा था ही, महाराष्ट्र में भी यह मुद्दा होगा और 2024 के संदर्भ में अगर देखें तो काफी ताकत यहां लगाई जाएगी। कर्नाटक में तो इतना था कि अभी तक जय बजरंग बली की गूंज जो है जगह जगह से सुनाई दे रही है। तमिलनाडु और केरल की अगर बात करें, मुद्दा होगा, लेकिन नतीजों पर क्या वाकई इसका असर पड़ेगा, इसे लेकर मामला संदिग्ध नजर आता है। हां या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता। चलिए और अब देखिए पहाड़ी राज्य की बात करें, उत्तराखंड, हिमाचल और साथ ही पंजाब, तो यहां पर मुद्दा होगा। उत्तराखंड में इसका प्रभाव रहा है और बिल्कुल असर की बात करें तो शायद कुछ ही असर होगा, कुछ ही प्रभाव इसका नजर आएगा। बिल्कुल, तो बुलेटिन में आपको दिखाएंगे क्या 2024 में भी हिंदुत्व की प्रयोगशाला चलेगी। आगे बढ़ने से पहले कुछ सवालों पर गौर करते हैं सभी, कुछ सवालों पर नजर डालते हैं बिग वॉल के माध्यम से। वो सवाल हम दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं। सवाल देखिए, पहला सवाल क्या है, क्या कर्नाटक के नतीजों से राजनीति अपनी दिशा बदलेगी, क्योंकि लगातार बात हो रही कि इसका इंपैक्ट बहुत लंबा होने वाला है। बिल्कुल, और हिंदुत्व की प्रयोगशाला सफल रही है या असफल रही है, कामयाब रही है या नाकामयाब, इस पर भी हम करेंगे बात। क्या अब मोहब्बत की दुकान वर्सेस हिंदुत्व पर जंग होगी, जो समीर बार बार आप कह रहे हैं, क्या ये पैटर्न सेट होगा चुनावी लड़ाई का? बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कर्नाटक में हमने मोहब्बत की दुकान खोल दी। क्या बीजेपी का प्लान 2024 ऑन हो गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तैयारियां तो आप लगातार देख ही रहे हैं, सियासी हलचल आप देख रहे हैं। और क्या उत्तर दक्षिण के चुनावी मुद्दे अब अलग अलग होंगे, क्योंकि साउथ वर्सेस नॉर्थ को भी कहीं ना कहीं इसमें एक रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जीत के बाद कांग्रेस की तरफ से ये देखिए कहा भी गया था कि दक्षिण में तो बीजेपी मुक्त हो चुका है, जो लोग कहते थे कि कांग्रेस मुक्त करना है भारत को, तो ये भी एक चीज दिख रही है, उत्तर वर्सेस दक्षिण। बिल्कुल सही बात है। और देखिए तेलंगाना में हिमंता बिस्वा शर्मा का ओवैसी को चैलेंज। असम में एक ही दिन में 600 मदरसे बंद कर दिए, ये कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय माने जाते हैं। असम में 300 और मदरसों को बंद कर दूंगा, ये हिमंता बिस्वा शर्मा का ऐलान। करीमनगर में हिंदू एकता रैली में हिमंता ने ओवैसी को दे दी चुनौती। हिंदू एकता रैली हो रही थी और उसमें हिमंता बिस्वा शर्मा ने किस पर निशाना साधा? असदुद्दीन ओवैसी पर। ओवैसी ने असम में मदरसों पर कार्रवाई के खिलाफ दिया था बयान और इसका जवाब हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से दिया गया है हिंदू एकता रैली में। मैं जब मुख्यमंत्री बना, आप लोगों को विश्वास लेते हुए हमें 600 मदरसा को एक ही दिन में हमने बंद किया। तो ओवैसी जी जाके बोला कि आपने मदरसा बंद किया, हम आपको देख लेगा। मैंने ओवैसी को बोला, आप क्या देख लेगा, मुझको आपका घर में बुलाइए, मैं आपका घर में खुद ही आ जाऊंगा और जितना देखना है मुझे देख लीजिए। और मुझे नहीं, ये नया भारत को भी देख लीजिए, जो ओवैसी को डरता नहीं है, जो राजाकार को डरता नहीं है, ये नया भारत को भी देख लीजिए। और मैंने ओवैसी जी को आज बोलना चाहता हूं, 600 में 2 साल में बंद किया और 300 मदरसा 1 साल में मैं बंद करने वाला हूं, ये मैं आपको बता के जाना चाहता हूं। तो कितने मदरसे बंद कर दिए, कितने आने वाले वक्त में बंद कर दूंगा, यह ऐलान किया जा रहा है हिंदू एकता रैली से और निशाना साधा जा रहा है किस पर? ओवैसी पर। हिमंता का मदरसा हटाओ अभियान। अब इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं कि दरअसल हो क्या रहा है। जगह देखिए, तेलंगाना का करीमनगर था जहां पर
हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भाषण दिया है। मौका क्या था? बीजेपी की हिंदू एकता रैली का। रवि, बिल्कुल, और देखिए क्या कहा हेमंता ने। तो सीएम बनने के बाद 600 मदरसे बंद कराए। वो आंकड़े गिना रहे थे कि कितनी संख्या में मदरसों को बंद किया, और साथ में वो आगे क्या करने वाले हैं, इस साल 300 और मदरसे बंद कर दूंगा, ये एक जेस्चर उन्होंने समीर दिया। बिल्कुल, और लव जिहाद का भी वो जिक्र करते हैं। असम में लव जिहाद के खिलाफ लगातार काम जारी है, ये बताया हिमंता बिस्वा शर्मा ने। ओवैसी वर्सेस हिमंता कैसे होता हुआ नजर आ रहा है। ओवैसी ने असम के मदरसों का मुद्दा उठाया था और अब बहुत तीखे अंदाज में हिमंता जवाब देते नजर आ रहे हैं। और देखिए ओवैसी का नाम लेकर मदरसे बंद करने का उन्होंने ऐलान किया। ओवैसी को एक तरीके से चुनौती दी, क्योंकि ओवैसी ने असम के रेफरेंस से बयान दिया था। और देखिए सबसे खास बात क्या है कि तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चुनावी साल है, और ऐसे तीखे बयान वहां पर, और सीधे ओवैसी को एक तरीके से चुनौती। तो वही जो बात की जा रही थी कि जो एक पोलराइजेशन के बाद जो नफे नुकसान की बात है, क्या वो गणित अभी से ही जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, और कर्नाटक के बाद हम देख रहे हैं अब बड़े पैमाने पर तेलंगाना में तैयारी होती हुई नजर आ रही है, और हिंदुत्व की प्रयोगशाला वहां भी खुलती नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, जल्दी से उनसे आपका तारुफ कराते हैं। शोएब जमई साहब अध्यक्ष हैं इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंभुनाथ शुक्ल वरिष्ठ पत्रकार थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा कुछ हिंदू धर्म गुरु भी हमारे साथ आज मौजूद हैं, क्योंकि मुद्दा ही हिंदुत्व का है। राजकुमार शास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु, और आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, शुरुआत आपसे ही, हिंदुत्व की प्रयोगशाला खुलती हुई नजर आ रही। हिमंता बिस्वा शर्मा को हमने सुना तेलंगाना की सरजमीन से, जिस तरह से वो ये ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, कितने मदरसे बंद किए, आने वाले वक्त में कितने कर दूंगा। निशाना और कोई नहीं, असदुद्दीन ओवैसी। क्या लाइन बिल्कुल क्लियर है बीजेपी की? देखिए समीर, ये हिंदुत्व कोई प्रयोगशाला का मसला नहीं है। हिंदुत्व इस पुण्य धरा का आत्मिक तत्व है, भाव है, हमारी जीवन पद्धति है। इसलिए इस भाव से अलग तो हो ही नहीं सकते हैं, इसमें प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत भूमि पर हिंदुत्व तो हमारी जो साहचर्य के साथ जीवन जीना है पद्धति है ना, उसको साथ में लेकर के कहते हैं हम, और इसलिए हिंदू को गर्व से हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, और हिंदू होने में किसी प्रकार का कोई शर्म का भाव नहीं है। मदरसा बंद करना ये एक प्रशासनिक निर्णय है, और इसके पीछे ठोस तर्क और आधार है कि किसी शिक्षा व्यवस्था में कोई ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, उसमें नूतनता होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, उसमें प्रयोगशालाएं जरूर होनी चाहिए, उसमें बच्चे के लिए आगे बढ़ने की संभावनाएं होनी चाहिए। और जहां कहीं भी मदरसे नियम विरुद्ध चल रहे हैं, बिना मान्यता के चल रहे हैं, अगर वो समाज विरुद्ध गतिविधियों में संलग्न है, तो निश्चित तौर पर बंद किए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी, राकेश जी, लेकिन इसमें ओवैसी को चैलेंज देने वाली बात क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दो टूक कहा। राकेश जी, इसमें ओवैसी को चैलेंज देने वाली बात क्या है? ओवैसी कहां से आ गए बीच में? ओवैसी मदरसों को देखिए असदुद्दीन ओवैसी चूंकि मदरसों को हमेशा मदरसे बंद किए जाने को लेकर के मुसलमानों पर हमला मानते हैं। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि ये खराब मदरसे जो है, जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं दे रहे हैं, वो पूरी कौम का नुकसान कर रहे हैं, मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए अगर मदरसों के रेक्टिफिकेशन का काम हो रहा है, उनको मॉडर्नाइज करने का काम हो रहा है, तो ये मुसलमानों के लिए लाभकारी है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो जानबूझ करके कट्टरता, शोएब जमई हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब जमई, दरअसल ये आक्रमण जो है ये इस्लामिक कट्टरता पर है, ये कहना चाह रहे हैं राकेश त्रिपाठी साहब। वो कह रहे हैं कि हम तो मुसलमानों का भला चाहते हैं, ओवैसी जैसे नेता नहीं चाहते। देखिए हमारे मित्र राकेश त्रिपाठी जी, मुझे इनके साथ बड़ी सहानुभूति है। कर्नाटक में जिस तरीके से हार हुई, देखिए चूँकि हेमंत बिस्वा शर्मा भी वहाँ मौजूद थे, मैं लेकिन एक पॉलिटिकल सटायर है, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये सुनकर बड़ा दुख हुआ हमको भी, बहुत धक्का लगा। हम मुसलमानों का बच्चा गिन रहा था, उधर मदरसा बंद करवा रहा था, इधर हमारा कर्नाटक में बोरिया बिस्तर बंद हो गया। ऑन द सीरियस नोट दोस्तों, ये इस तरह के जो बयानबाजी है, ये मुख्य वजह रही भारतीय जनता पार्टी की इस करारी हार के पीछे। कितने दिनों तक ये चूरन देते रहेंगे आप? 10 साल 15 साल? कभी तो मुद्दों पर बात होगी। क्या लगता है कि द्रविडियन जो है वो हिंदी बेल्ट की तरह सोच रहे हैं?
वो हमेशा क्या सिर्फ आप मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेंगे, हिजाब, हलाल और टीपू सुल्तान और इसी पर चुनाव लड़ लेंगे? तो अब आपको कम से कम आईने में झांक के देखना चाहिए कि अब जो दोबारा आप फिर से शुरू कर रहे हैं, कहीं आए दोबारा अगली बार राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ये आना हाल हो जाए। मैं सिर्फ इतना कहता हूं। हिंदी बेल्ट की तरह सोच रहे हैं, से क्या मतलब है आपका? हिंदी बेल्ट के लोगों की सोच कैसी है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, निकाय चुनाव में भी हमने देखा। हाँ। मैं उसकी तरफ बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन द्रविडियन एंगल जो साउथ दक्षिण भारत है, वहां पे जो द्वार बंद हुए, उसकी मुख्य वजह यही रही कि जो आप एक्सपेरिमेंट यहां कर रहे थे इस हिंदी बेल्ट में, वो एक्सपेरिमेंट वहां कामयाब नहीं हुआ। और एक बात दर्शकों को समझना चाहिए इस बात को कि आप बताइए, आज कांग्रेस की वहां नहीं, तो आप वो लाइन बता रहे हैं, आप उसी चीज को कह रहे हैं कि दक्षिण और उत्तर अलग हैं? आप ये कह बिल्कुल, रहे हैं? हाँ, सोच अलग होगी। सोच अलग है, वोटरों की सोच अलग राजनीतिक होगी। विचार अलग है, और बीजेपी दक्षिण में नहीं चल सकती जो उत्तर हाँ, में चलती है। बीजेपी का जो इस तरह का इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि जो बीजेपी प्रयोग करती है वो उत्तर भारतीयों के लिए ठीक है, दक्षिण भारत में वो नहीं चल रहा है, ये कह रहे हैं? नहीं चल रहा है। हाँ। जयशंकर गुप्ता जी, क्या छोटी सी बात खाली ऐड कर दूं, चलिए अगले में लौट रहा हूं आपके पास। 10 सेकंड में ऐड कर दूं, जल्दी खत्म 10 सेकंड में जल्दी खत्म करिए। कि देखिए, सोचिएगा जरूर कि आज कर्नाटक में कांग्रेस जो जीती है, मुख्यमंत्री बनेगा तो हिंदू ही समाज का होगा। ज्यादातर मंत्रिमंडल में मंत्री भी हिंदू ही होंगे। वो बोमैये से जो तो कम हिंदू तो नहीं होंगे यहाँ से जो भी बनेंगे। ठीक है, तो ठीक आज है। मुसलमान उनका क्यों जयशंकर जी, समर्थन कर रहा जयशंकर है? जी, ये जो क्योंकि लाइंस नफरत बनाई जा रही नहीं चाहता है मुसलमान। जयशंकर जी, ये किसी जो हिंदू से लाइंस नफरत बनाई नहीं जा है, रही है। लेकिन नफरत करने वाले लोगों के खिलाफ ठीक है, अगर ठीक है। आवाज उठी है तो उठनी रहनी शोएब जमाई दो बातें कह गए। एक तो उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान वाली लाइन पे भी वो बात कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने उत्तर भारत दक्षिण की भी एक लाइन बता दी। आप क्या इस बात से सहमत हैं कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा बैरियर है नॉर्थ वर्सेस साउथ, या फिर ये जो प्रयोग चल रहे हैं दक्षिण भारत में, कहीं सफल हुए कभी नहीं हुए, वो आज नहीं तो कल अपना कलर दिखाएंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये गलत बात कही जा रही है, उत्तर और दक्षिण की बात। देखिए, जो 13 मई को जो नतीजे आए हैं वो सिर्फ दक्षिण भारत से नहीं आए हैं। पंजाब की लोकसभा का उपचुनाव का आया है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर चली गई है। मेघालय में विधानसभा का चुनाव का नतीजा आया है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी को 0.2% वोट मिला है। झारसुगुड़ा उड़ीसा का चुनाव आया, नतीजा आया है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार गया है। तो आप एक देखिए कि सिर्फ एक हिंदी बेल्ट कहिए या जो भी उत्तर प्रदेश के अलावे और कहीं पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि कर्नाटक के नतीजों से भारतीय जनता पार्टी सबक नहीं ले रही है। कर्नाटक के नतीजों के बाद इस तरह से उग्र हिंदुत्व की बात करना, तेलंगाना में जाकर के हिमंता बिस्वा शर्मा का इस ढंग का भाषण जी बता रहा है कि इनके पास 9 साल के केंद्र के सरकार के बारे में या 4 साल का जो कर्नाटका का था उसके बारे में उपलब्धियां बताने के लिए कुछ भी नहीं है। वही हिंदू मुसलमान, वही भारत पाकिस्तान, वही ये सारे मुद्दे, मदरसे और ये, इसके अलावा कुछ रह नहीं गया है। जबकि इसको कर्नाटका की जनता ने खारिज किया है, क्योंकि कर्नाटका में कांग्रेस ने PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भी बैन लगाने की बात कही थी और बजरंग दल पर भी बैन लगाने की बात कही थी। हालांकि कांग्रेस उस पर माइल्ड हो गई बाद में। नहीं, माइल्ड हो गई, माइल्ड हो गई बैन वाली बात पे। माइल्ड इसलिए हो गई क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, खासतौर से प्रधानमंत्री स्तर के नेता ने कहना शुरू कर दिया कि ये बजरंग बली का अपमान है, बजरंग बली पर बैन है। ठीक है, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य, जब इस तरह से मुद्दे उठाए जाते हैं और धर्म और राजनीति का घालमेल आप लोगों को नजर आता है, तो इसे आप लोग किस नजर से देखते हैं? मैं हिंदू धर्म गुरु के तौर पर आपसे जानने की कोशिश करना चाहता हूं कि इसका फायदा, नफा, नुकसान तो राजनीति में होते हुए हम देखते हैं, कभी किसी पार्टी को, कभी किसी पार्टी को, लेकिन इस पर राय क्या है आपकी? क्या यह सही है? देखिए, संसार में राजनीतिक उठापटक हमेशा चलती है, रही है, चलती रहेगी। उठापटक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो मुद्दे हैं, कौन सा करवट, किस वक्त का जो करवट ऊंट बैठ जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वास्तविकता आप उससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते। इस देश में क्या हो रहा है आज, मदरसों की जो बात चल रही है, जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं, मदरसों से पकड़े जाते हैं, मैं लिस्ट लाया हूँ पूरी, कम से कम मेरे पास 50 से 100 लिस्टें हैं। अगर मैं बोलना शुरू करूँ कि कहाँ से कितनी AK-47 निकली, कहाँ किस मदरसे से कितने लोग पकड़े गए। 11 जुलाई को 2019 में बिजनौर में 6 आतंकवादी अरेस्ट होते हैं विद उनके सबके पास हथियार मिलते हैं। 15 सितंबर 2022 जी, आप जिन आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं, आपने ध्यान दिया होगा बीजेपी की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि हम मदरसों को आधुनिक बनाना चाहते हैं, उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है, बनाने के नाम पर उनका सिलेबस बदला जा रहा है, जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स हैं वो भी चलाई जा रही है, सभी विषयों की पढ़ाई के इंतजाम किए जा रहे हैं, NCERT पुस्तकें दी जा रही हैं, ये तर्क दिए जा रहे हैं। एक्सेप्ट करने को कहां तैयार है आज? वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि धरती गोल है। अभी भी उस बात को पड़े हुए हैं। आप नेट पे वीडियोस देख सकते हैं,
हैं मौलानाओं के, यहाँ बैठे मौलाना साहब हमारे बैठे हैं, कहते हैं कि गलत है। ये जब तो एक्सेप्ट करने को तैयार हो ना, आप उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। सरकार एक बाध्यता डाल सकती है, व्यवस्था बना सकती है, लेकिन जाने को तैयार नहीं होंगे। मैं कह रहा हूँ जमाई साहब यहाँ एक्सेप्ट कर लें कि धरती गोल है, करें जरा एक्सेप्ट, धरती गोल है। नहीं मानेंगे, मैं कह रहा हूँ, दावा करता हूँ मान लें यहाँ पर अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, रिजवी साहब के पास जाते हैं। कोई कहते हैं अपने आप। इसी सवाल को हम लेकर रिजवी साहब के पास जाते हैं। रिजवी साहब, एक तरफ है रिफॉर्म की बात और दूसरी तरफ इसको हिंदू और मुसलमान वाली पॉलिटिकल लाइन पर रखने की बात है। ये क्या दोनों बातें अलग नहीं हैं या फिर हर बार इसका मिक्स होना जरूरी है? मतलब अगर कोई सरकार फैसला लेती है कि हम रिफॉर्म करने जा रहे हैं मदरसों का, तो एक ओवैसी जैसा नेता आके कहता है कि ये मुसलमानों के साथ अत्याचार है, इस्लाम पे ये अटैक है, ये गलत हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो भाजपा है, मुझे इससे ज़्यादा बड़ी कंफ्यूज पार्टी कोई नज़र नहीं आती। एक तरफ वो कहती है कि हम ओबीसी मुस्लिम को साथ लाएंगे, आप जाइए और सबको जोड़िए। यूपी में 395 जब निकाय चुनाव होते हैं तो मुसलमानों को टिकट देती है, और दूसरी तरफ जब कर्नाटक में होता है तो चीख चीख के कहती है कि हम 4% रिजर्वेशन मुसलमानों का खत्म कर रहे हैं, जबकि वो पसमानदा मुसलमानों का है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है। दूसरा, जहां तक मदरसों की बात है, वो कहा गया कि गैर संवैधानिक है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, ये देख इसलिए कहा ना क्योंकि धर्म के आधार पर मान रहे हैं रिजर्वेशन। देखिए, जब आप मुसलमान का कह रहे हैं, जबकि वो मुस्लिम की बुनियाद पर दिया ही नहीं गया। आप देख लीजिए, वो तो पसमानदगी की बुनियाद पर दिया गया, पिछड़ेपन की बुनियाद पर दिया गया। और पिछड़ेपन की बुनियाद पर अगर कोई रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो गैर कानूनी नहीं है। नहीं तो इसमें तो कोर्ट की लाइन बड़ी फिक्स है उसके बाद कहां जाएगा पिछड़े? अदालतों का जजमेंट पिछड़े रहे नहीं तो धर्म कहां बताए? एक मिनट, मैं ये गलत बात यहाँ पे। अरे तो ओबीसी क्यों ले आए? मुझे बताइए ना। अरे ओबीसी क्यों ले आए? मौलाना साहब सिर्फ अपनी बात रखने भाई, क्यों जोड़ने की बात की गई? मुमताज जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए जल्दी से। मैं जल्दी से कंप्लीट कर रहा हूं। दूसरी तरफ जो है, देखिए, अगर आप मॉडर्न एजुकेशन देना चाहते हैं, उसको मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, तो ये कहिए ना कि हम मदरसों को मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं, बंद करने की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, दोनों में बड़ा फर्क है, यहां भी कंफ्यूज है। एक तरफ वो कह रहे हैं मदरसे को मॉडर्नाइज करेंगे, आधुनिक करेंगे, तो ये कहिए ना कि हम मदरसे को आधुनिक करने जा रहे हैं, फिर देखें कौन मुखालफत कर रहा है। लेकिन राकेश जी, नहीं कह रहे हो, राकेश त्रिपाठी जी, जरा जिस कंफ्यूजन का जिक्र, एक मिनट मुमताज जी, आप राकेश त्रिपाठी जी कंफ्यूजन दूर करना चाहेंगे क्या? मुमताज साहब कह रहे हैं बड़ा कंफ्यूजन है, एक तरफ पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की बात हो रही है बीजेपी से, और दूसरी तरफ इस तरह के बयान जिसमें ताल ठोक के कहा जाता है इतने बंद कर दिए, अब इतने बंद कर दूंगा। देखिए मुमताज साहब, पहले इस बात को समझ लें कि भारत का संविधान क्या कहता है। भारत का संविधान सभा इस बात की अपेक्षा करती थी कि किसी मजहब के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता है, और हमने उसी बात को आगे बढ़ाया है। अगर मुसलमानों के भीतर दलित जातियां होती, उनके साथ अस्पृश्यता होता, उनके साथ छुआछूत होती, मौलाना साहब ऐसा स्वीकार कर रहे होते, तो निश्चित तौर पर संविधान सभा ने यह प्रावधान किया होता कि मुसलमानों को भी शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स या शेड्यूल ट्राइब्स के तहत उनको भी आरक्षण मिलेगा। लेकिन ऐसी अवस्था नहीं है ना, इसलिए आप अब बोल रहे थे, मुमताज जी आप बोल रहे थे, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करता। नहीं, आप बोल रहे थे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करता। नोट करिएगा, फिर दोबारा पूछिएगा, फिर अभी समझिए। अच्छे एंकर हैं, आपको समय देंगे, फिर देंगे, समय देंगे। अल्लाह, आप सुन लीजिए। देखिए, जिनको रिजर्वेशन मिलने की श्रेणी में ओबीसी में आते हैं उनको मिलता है, लेकिन मुसलमानों को अलग से रिजर्वेशन मिलेगा, ये गैर संवैधानिक है। किसी भी मजहब को, कि क्रिश्चियंस को अलग से आरक्षण मिलेगा नहीं हो सकता है, हिंदू को अलग से आरक्षण मिलेगा नहीं हो सकता है। ये वर्ग के आधार पर होगा, वर्ग के आधार पर होगा, और मुसलमानों को भी वर्ग के आधार पर आरक्षण मिलता है। अरे भाई, आप ईडब्ल्यूएस के तहत कैसे झूठ लहरा रहे हैं? कर्नाटक में ये तरीका ठीक नहीं होता भाई। आप चाहते हैं कि कंफ्यूजन फैला रहे हैं, आप चाहते हैं कंफ्यूजन फैला रहे हैं, आप नहीं कंफ्यूजन फैला नहीं देना चाहते। हम नहीं कंफ्यूजन फैला रहे हैं, आप कंफ्यूजन फैला रहे हैं। आपने अपनी बात रख ली, अब राकेश जी को अपनी बात रखने दीजिए भाई। एक मिनट मुमताज साहब, राकेश जी कंप्लीट करें। देखिए एक मदरसों को लेकर के जो बात उन्होंने कही कि आप मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं, स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, जो नियमों को नहीं मानने को तैयार होगा, जो नियमों के सापेक्ष मदरसा चलाने को तैयार नहीं होगा, ऐसे मदरसे बंद किए तो ये कहिए, वो मदरसे जो असामाजिक तत्व गतिविधियों में लिप्त होंगे, जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त होंगे, वो निश्चित तौर पर बंद किए जाएंगे। मदरसे जो मॉडर्नाइज होने के लिए तैयार होंगे, जो आधुनिक शिक्षा देने के लिए तैयार होंगे, निश्चित तौर पर मदरसों को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। ये बात मुमताज साहब समझ लीजिए, अपने जेहन में बिठा लीजिए।
समझिए, ये मजहब के आधार पर ध्रुवीकरण करना। और अभी मैं जब सोहेब जमई साहब को सुन रहा था, कैसे उत्तर दक्षिण में बंटने का एक कैसा घिनौना षड्यंत्र रचने का काम किया है। यही खेल खेलते हैं, कैसे डिवीजन किया जा सके भारत के भीतर, कभी मजहब के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर। अरे भाई, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी जीवन पद्धति एक प्रकार की है, आप इसमें कोई अंतर नहीं है। आप उत्तर दक्षिण भेद करने की कोशिश मत करिए। नहीं, लेकिन कोई नफरत की दुकान और मोहब्बत की दुकान का मसला नहीं है। उत्तर प्रदेश में जहां से राहुल गांधी स्वयं सांसद थे, सोनिया जी स्वयं सांसद हैं, क्यों वहां दशा खराब हुई है? राकेश जी, एक चीज तो है, जनता के सामने कंफ्यूजन तो रहता है। राजकुमार शास्त्री, ये सवाल मेरा आप ही से, भाई राजनीति में धर्म, अब सारे नेता मंदिर जा रहे हैं, भगवा धारण कर रहे हैं, कोई बजरंगबली की जयकार कर रहा है, कोई जय श्री राम कर रहा है, कोई अल्लाह अकबर कह रहा है। अब कर तो सभी रहे हैं, लेकिन ये सबका कहना है कि भाई धर्म और राजनीति अलग होनी चाहिए। मतलब ये बात क्या है? जनता इसको कैसे ले? जो दिख रहा है हम उसे क्यों ना माने, जो बताया जा रहा है हम उसे क्यों माने? देखिए, यहाँ सभी मेरे अग्रज अनुज बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे को लेकर के चलती है। चुनाव में हार और जीत ये होती रहती है। चुनाव की हार जीत की राजनीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती। मैं चुनाव हार जीत की नहीं बात की, आपने शायद आपने प्रश्न सुना नहीं। चुनाव के लिए जो पॉलिटिकल लाइन सेट की जा रही है हिंदू मुसलमान की, धर्म की, इस पे बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती। आज तक मैं समझ नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी एक भारत और अखंड भारत की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। इसमें भी कंफ्यूजन है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम भारत की बात नहीं, सारे भारतवासियों को एक साथ जोड़ने का, एक मार्ग पर लाने का, और राष्ट्रवाद की बात करती है कि किसी प्रकार से अपना देश सुरक्षित सुव्यवस्थित किस प्रकार से हो सकता है, पूरे देश के विकास की बात तो इतनी अच्छी बातें हैं तो फिर इतना बड़ा तबका आपसे असहमत क्यों? भाई सब क्यों नहीं साथ आपके हैं? देखिए, कर्नाटक की राजनीति को यदि आप लेकर के चलते हैं, वहां के दो चार इतनी अच्छी बातें आपने की भारत के लिए। भारत का भला कौन नहीं चाहेगा? भारत आगे बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, तो फिर आपसे डिफरेंसेस क्यों हैं? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अनेक पार्टियां हैं जो राष्ट्र की बात को, देश के मुद्दे को छोड़ करके अपने पर्सनल मुद्दों की बात करती हैं और इसी कारण से वह प्रायः शून्य होती जा रही हैं। उन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वह केवल इस कारण से इस बार कुछ पीछे रह गए क्योंकि चुनाव के टिकट वितरण में कुछ देरी हुई। कांग्रेस ठीक है, उस पर हम आते हैं, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या आप ये बात मानते हैं कि हिंदी बेल्ट में एक सेकंड राजकुमार जी, अब आपके बगल में भी एक हिंदू धर्मगुरु बैठे हैं, नहीं जा सके। आचार्य विक्रमादित्य, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हार्डकोर हिंदी बेल्ट में हार्डकोर हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे जितना असर करते हैं उतना दक्षिण में असर नहीं दिखता? कर्नाटक की हार की एक बड़ी वजह यह भी थी, ये मानते हैं आप? देखिए, आपका कार्यक्षेत्र कौन सा रहा है, किस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं, और वो सब चीज़ें बहुत सारी मैटर करती हैं इलेक्शन के अंदर। जो बेसिकली प्रचार प्रसार किस प्रकार से हो रहा है, दक्षिण भारत जिस प्रकार से, भारत में जो बीजेपी का कभी भी केंद्र रहा नहीं है और राजनीति में मैंने कहा परिवर्तन का हमेशा युग चलता है, परिवर्तन हमेशा होता है। कर्नाटक में बीजेपी ने राज किया, 4 साल से ज़्यादा राज किया और अब कांग्रेस, वहाँ परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन बिल्कुल प्रतीक है, एक संभावना का जनता देखती है परिवर्तन का प्रतीक। लेकिन इसको आप हिंदू मुद्दों से, मुसलमानी मुद्दों से न जोड़ें। लेकिन हम मुसलमानों के खिलाफ कहाँ हैं? इस देश में कोई भी हिंदू कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं रहा, हमेशा हमने साथ आलिंगन किया। हमारे ही तो भाई हैं, हमारे ही पूर्वज हैं, हमारे ही जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों के सब एक ही तो थे, फर्क कहाँ है? लेकिन दिक्कत यह है कि आज मदरसे जिस प्रकार से जहर घोल रहे हैं, मदरसे सिखाते हैं कि आप अलग हैं। आज हमें, मैं यहाँ बैठा हुआ, या तीन मुस्लिम इस वक्त यहाँ पर हैं, अब सब बैठे हैं और साथ यहाँ सोहेब जमई है। मैं कह रहा हूँ विचारों में परिवर्तन देख लीजिए, मदरसों में कौन पढ़ के आया है और कौन पाठशालाओं में पढ़ के आया है, वेद विद्यालय में हम पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शोएब जमई से आपने सवाल पूछा, शोएब जमई साहब जवाब दीजिए। ये जो कट्टरवाद है, जो कट्टरवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है, वो भी ये डिफरेंसेस पैदा कर रहा है क्या, जिसका राजनेता फायदा उठाने की कोशिश में रहते हैं? समीर जी, अभी मैंने आचार्य विक्रमादित्य जी की बात बहुत सब्र से सुना है। हमारे शुभचिंतक हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा कि भाई धरती चपटी है या गोल है। ये सवाल अक्सर सोशल मीडिया पे लोग ऐसा व्यंग करके मुसलमानों पे चिपकाते हैं कि भाई ये जाहिल है मुसलमान। मैं आज थोड़ा सा, चूंकि राष्ट्रीय मीडिया बहुत संवेदनशीलता के साथ इसको बता दूं कि गलीलियो गलीली ने तो 1600 के
ईस्वी में ये बात कही थी कि भाई स्फेयर शेप में है, गोल शेप में। उससे 800 साल पहले ही, बल्कि जाके आप गूगल भी करेंगे। आज की बात कर ले सर, मैं उसी की बात कर, सुन लीजिए, अभी आप सुन लीजिए, मैंने आपको सुना। 800 साल पहले लगभग यहाँ से 9वीं सदी में अल मुअम्मा जो थे, उन्होंने अल ख्वारिज़्म, जिसने यहाँ से अलजेब्रा की यहाँ से इजाद किया था, उसकी एक 70 साइंटिस्टों की टीम बनाई थी रक्का में, सीरिया में। और उनने एक रिपोर्ट दी थी कि असल में अर्थ फ्लैट नहीं है बल्कि स्फेरिकल शेप है। दूसरा, इसी बात को बहुत प्रमुख शिक्षाविद है जेम्स एस वेबर, एक अमेरिकी साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा कि अल बैरूनी वो पहले व्यक्ति थे जो पूरे प्रूफ के साथ आए थे कि दुनिया अर्थ फ्लैट नहीं है, वो स्फीयर। तो मुसलमान साइंटिस्टों ने ही तो इसकी यहाँ से खोज की कि अर्थ फ्लैट नहीं, स्फीयर है। इस बात पर आज भी आपके मौलाना मदरसों में ये पढ़ा रहे हैं। आज बताइए ना, आप सुन लीजिए। अरे भाई, आप बोल रहे हैं तो मैं बीच में नहीं आया। जाहिल की बात कर रहे हैं, आसमानी बातों पर जहालत की बात में आओ ना। अगर परिवर्तन में आमिर जी देखिए, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, आप ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक साथ सुनने का तो मामला रखिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, राजकुमार शास्त्री जी, एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए। एक मिनट, शोएब जमई साहब, वो सीधा सवाल आपसे पूछ रहे हैं, तो फिर मदरसों में क्यों पढ़ाया जा रहा है कि पृथ्वी चपटी है? इसका जवाब दे दीजिए और फिर दूसरी तरफ हम बढ़े ना, इससे निकलते हैं। अब किसी मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता है कि धरती चपटी है। यहाँ तक कि कुरान में भी जो उसकी ट्रांसलिटरेशन जो करते हैं, उसमें भी ये बताया गया ये स्फेरिकल शेप है, जो शुआएं हैं जो ओशियन से घिरी हुई है। ये बातें अगर कुरान का जो डिडक्शन करेंगे उनसे पता चल जाएगा। दूसरी बात ये है कि मदरसों की आप इतनी नफरत की बात करते हैं। हम नफरत की बात क्यों कर रहे हैं? आतंकवादी यही नहीं सुनते, बार-बार आप ही को थोड़ी कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ हम ही बड़े हैं, हम के खिलाफ कोई नहीं है। यदि आपको काफिर दिखाई दे, कत्ल कर दो। जी, उसी कट्टरवाद का जवाब दे रहे हैं। आप कत्ल करना सिखा रहे हो तो कैसे? सरकार क्या कर रही है? अरे सरकार तो क्या कर रही है? सरकार ने बंद करने का प्रयास किया। कह रही है कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बीच मैं संवेदनशीलता के साथ बात करना चाह रहा हूं। बम क्यों बना रहे हो? आचार्य जी, हो गई आपकी बात। आचार्य विक्रमादित्य, अब आपकी बात हो गई। अब शोएब जमई जो कह रहे हैं, जवाब भी तो सुन लिया जाए ना। सवाल आपने उठाया, बहुत अच्छी बात है, अब जवाब भी सुन लीजिए अच्छे से। दे रहा हूं, एक-एक चीज का जवाब दे रहा हूं जी। इसी मदरसे में राजा राम मोहन राय पढ़े, एपीजे अब्दुल कलाम महान साइंटिस्ट, वो भी बचपन में अपने मदरसे में ये जाया करते थे। उन्होंने कभी नहीं लिखा कि मैं मदरसे पढ़ा। उन्होंने कभी नहीं लिखा कि मदरसे पढ़ा। ये बात गलत कह रहे हैं। मैंने भी पढ़ी उनकी बायोग्राफी, मैंने पढ़ी है। मैं नहीं कर, मैंने बायोग्राफी पढ़ी है। एक मिनट आचार्य जी, आचार्य जी, एक मिनट के बारे में गलत बात बोलेंगे तो आचार्य विक्रमादित्य जी, ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होगा। शोएब जमई साहब, एक मिनट बैठिए, आप बैठिए। शोएब जमई साहब, विक्रमादित्य जी बीच बीच में मत बोलिए, इससे दर्शकों को भी बहुत कंफ्यूजन होता है। ये डिबेट का तरीका है आचार्य जी, इससे दर्शकों को बहुत कंफ्यूजन होता है, प्लीज बीच में मत बोलें। एक मिनट, मैं नहीं चाहता कि आपका ऑडियो डाउन किया जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी मेहमान का ऑडियो डाउन किया जाए, प्लीज। आपका मुंह सीधा पड़ा है अभी तक। जवाब जो मैंने दिया है वो पूरा देश सुनेगा कल, आप गलत जवाब वायरल होगा वो। आप राष्ट्रपति की ये यहाँ से लोग हमको साइंस पढ़ाएंगे, बताइए कहाँ ये साइंस पढ़ाएंगे, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि मैं मदरसे पढ़ा, उन्होंने कहीं नहीं लिखा। गोबर की व्याख्या करने वाले लोग हमको साइंस पढ़ाएंगे आज, बताइए क्या अजीब कलयुग आ गया है। अरे आपसे बहस नहीं है भाई, भारतीय जनता पार्टी से बहस कर रहा हूं मैं। मुसलमानों को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप कौन से बहुत पीएचडी पढ़ लिए बताइए? चाहता है मॉडर्नाइज हो, मुसलमान के बच्चे चाहते हैं कि हमें मॉडर्न एजुकेशन लगे। आप जबरदस्ती बात कौन से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से कौन सा मॉडर्नाइज है भाई? कम से कम 10-15 के लंपट सड़क छापों की टोली बना करके आप उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। उसको स्कॉलरशिप मिलने को तैयार है, लेकिन ये लोग पीएचडी कर लिया प्रभु कि नहीं मदरसे आपने कहां से पीएचडी कर लिया बताइए? पढ़ाओ। अरे आपने कहां से पीएचडी किया बताइए तो? बात देखो ही बात इधर आपने कौन से यहाँ से यूनिवर्सिटी देखा है? आपने अरे आपने कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर ली बताइए? आप कौन आईआईटी दिल्ली से पढ़ के आए? हाँ मैं डॉक्टर हूँ, आप ग्रेजुएटेड फ्रॉम यहाँ से आईआईसी बैंगलोर। मैं पीएचडी हूँ सर, पीएचडी। आप जैसे जाहिल लंपट नहीं है, आप जैसे जाहिल लंपट नहीं है। आप देखिए, मुझे लगता है कि देखिए सुनिए शिक्षा से आपने पीएचडी की है, आपने पीएचडी मदरसा की शिक्षा से की है, ये मुसलमानों को शिक्षा से यदि आपने पीएचडी किया है, ये कोई तर्क नहीं है, नहीं ये कोई तर्क नहीं है। एक मिनट के लिए शांत हो जाइए। जयशंकर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, प्लीज। अच्छा ठीक है, हो गया, सवाल भी हो गया, जवाब भी हो गया, नहीं है इस बात भी हो गया, जवाब भी सही नहीं हो जाता भाई साहब। इस व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का कोई अर्थ नहीं है, ये बात कहीं नहीं जाएगी, कोई नहीं सुन रहा।
इसका जीरो हासिल है। मैं आपको बता रहा हूं ना, इस बात का आप क्या समझाएंगे और क्या नहीं, एक दूसरे पे व्यक्तिगत आरोप कह रहा था सर। शंकर, जयशंकर जी, जयशंकर जी, मैं बिल्कुल, देखिए हमने बहस, ठीक बात, जयशंकर जी, हमने बहस बिल्कुल अलग तरीके से शुरू की थी और हम 2024 की जो पॉलिटिकल लाइन सेट की जा रही है हम उसकी बात कर रहे थे। ठीक है, ये सारे डिस्कोर्स चल रहा है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो पार्टी हैं वो तो देख रहे हैं ना चुनावों के बीच नफा नुकसान बावजूद इसके, अगर बीजेपी एक लाइन को लेकर आगे बढ़ रही है, उसको पता होगा शायद कि इस बार नुकसान हुआ है, लेकिन हर बार नहीं होता क्योंकि हर बार उनको इसका बेनिफिट मिलता है। क्या ये सोच, क्या ये आइडिया पॉलिटिकली, इलेक्शन वाइज, इलेक्टोरली गलत है? देखिए, धार्मिक कट्टरपंथ को उभारना ये हर मायने में गलत है, चाहे वो मुस्लिम इस्लामी कट्टरपंथ हो, चाहे हिंदू कट्टरपंथ हो। अगर यही रह गया है हिंदुस्तान की राजनीति में, अगर 75 साल की आज़ादी के बाद कि हम बेरोजगारी पे चर्चा नहीं कर सकते हैं, हम महंगाई पे चर्चा नहीं कर सकते हैं, हम करप्शन पे चर्चा नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे हम धर्मगुरु हैं, उनका नाम तो नहीं याद है, जी जी, वो बता रहे थे कुछ की मदरसों में क्या आतंकवाद निकल रहे हैं और कितनी उनके पास लिस्ट है। नहीं तो मैं एक सेकंड सुन लीजिए, सुनिए, क्या इनको मालूम है क्या कि अभी जो डीआरडीओ का साइंटिस्ट पकड़ा गया है पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ 4 पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के आईटी सेल का संयोजक ध्रुव, सुनिए सपोर्ट में कोई, अब सुनिए, अब सुनिए, हम किसी में भी जा सकते हैं, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, होना चाहिए, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, लेकिन हमने देखा है कि आतंकवादियों को शरण कौन देता है, आप बोल शरण दी जाती है। अच्छा ठीक है, जल्दी से आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। विक्रमादित्य जी एक मिनट जयशंकर जी, हम कभी जल्दी से, क्योंकि वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। राकेश त्रिपाठी जी एक मिनट, राकेश त्रिपाठी जी, मुझे ये जल्दी से बताइए, कर्नाटक की हार का टेक अवे पॉइंट क्या है बीजेपी के लिए? यहाँ से बोलने नहीं दे रहे। अरे भाई एक मिनट, आचार्य जी प्लीज ऐसा ना करें। राकेश त्रिपाठी जी, टेक अवे पॉइंट कर्नाटक की हार का क्या है? जल्दी से, आपको सुन रहे हैं हम, बोलिए। पहला आतंकवादी है। देखिए जी समीर जी, देखिए समीर जी, मैं मानता हूं कि कर्नाटक का चुनाव, हर राज्य का चुनाव भिन्न मुद्दों पर होता है। पिछले 4 दशकों में कर्नाटक में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया था कि हम रिवाज बदले, विकास के मुद्दे पर हम जनता के बीच में गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंगबली का अपमान करने का प्रयास किया। हमारे पास इतना ही था राकेश जी, वरना इस मुद्दे पर और बात हो सकती है। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2024 में भी हिंदुत्व की प्रयोगशाला नजर आएगी क्या?